पार्ट 5 ऑफ पीरियोडिक टेबल। अब हम देखते हैं इसके एप्लीकेशंस क्या हैं। जो हमने कल फार्मूलेस देखे थे कि EN निकालने के दूसरे फार्मूले, तो उसके एप्लीकेशन भी देख लेते हैं क्या क्या एप्लीकेशंस हैं। तो ये जो एप्लीकेशंस हैं मैंने बोर्ड पे लिख दिया। 2 एप्लीकेशंस हैं, वो देख लेते हैं क्या क्या है। कि जैसे कि मेटालिक और नॉन मेटालिक नेचर अगर हम देखें तो जनरली जो मेटल्स है उनका लो EN होता है, और हमारा जो नॉन मेटल्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू EN, मतलब जितना नॉन मेटलिक कैरेक्टर जितना ज़्यादा उतना EN ज़्यादा। अगर नॉन मेटलिक कैरेक्टर कम है तो EN भी कम होगा, ऐसा। और फिर पोलरिटी ऑफ बॉन्ड के बारे में अगर पूछे कि कौन सा बॉन्ड ज़्यादा पोलर है, तो वो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है अपने डेल्टा EN के बारे में। अब फिर हमारा दूसरा पॉइंट आता है कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है। कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है। कोवेलेंट बॉन्ड 2 तरीके होते हैं, तो नॉन पोलर और एक पोलर। तो वो हम देख लेते हैं कि नॉन पोलर किसे कहते हैं और पोलर किसे कहते हैं। तो पहले आप ये दोनों जो एप्लीकेशंस हैं ये आप नोट कर लीजिए, फिर दूसरा हम जो नॉन पोलर और पोलर के बीच का जो डिफरेंस है वो देखते हैं। हमारा आता है ये कोवेलेंट बॉन्ड जो होता है वो 2 तरीके के होते हैं, एक तो होता है पोलर और एक होता है नॉन पोलर। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि नॉन पोलर और पोलर के बीच का डिफरेंस क्या है वो देख लेते हैं। तो हमारा जो नॉन पोलर है उसमें क्या होता है कि जैसे जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो हमारा सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है बिटवीन बॉन्डेड एटम के बीच में। जैसे कि एक बॉन्डेड एटम है, 2 एटम है जो कि बॉन्ड हो रखे हैं, उन दोनों के बीच में जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो सिमेट्रिकली अगर डिस्ट्रीब्यूटेड है तो वो उसमें क्या होता है कि उस केस में EN डिफरेंस जो होता है वो 0 आता है। अगर आपका EN डिफरेंस 0 आ रहा है इसका मतलब क्या है कि वो नॉन पोलर बॉन्ड है। और अगर इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो है वो अनसिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है किसी भी बॉन्डेड एटम के बीच में, तो उस केस में क्या होता है कि एक का EN जो है वो ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू अदर। इसका मतलब EN डिफरेंस जो है वो 0 नहीं होगा, तो उस केस में वो पोलर बॉन्ड कहते हैं उसको। जहाँ डेल्टा EN नॉट इक्वल्स टू 0 तो वो होगा पोलर, और अगर EN डिफरेंस इज इक्वल्स टू 0 देन दैट इज नॉन पोलर। तो आप ये पॉइंट नोट कर दीजिए, फिर हम दूसरा में जाते हैं। फिर हमारा एक है हेने स्मिथ इक्वेशन, एक है परसेंटेज आयोनिक कैरेक्टर निकालने के लिए है। हम देख लेते हैं कि जैसे कि परसेंटेज आयोनिक कैरेक्टर हमको निकालना है, तो उसका एक इक्वेशन है ये कि 16 को मल्टीप्लाई करना है मैग्नीट्यूड ऑफ XA माइनस XB से, प्लस कर देना है 3.5 XA माइनस XB का मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर से। यहाँ पे जैसे कि अगर XA माइनस XB की वैल्यू अगर बढ़ेगी तो हमारा जो है आयोनिक कैरेक्टर कोवेलेंट बॉन्ड में वो भी इंक्रीज होगा। अगर हमारा डेल्टा EN जो है 2.1 आ रहा है तो हमारा जो आयोनिक कैरेक्टर है वो कोवेलेंट कैरेक्टर के बराबर होगा। और अगर हमारा EN डिफरेंस जो है वो ज़्यादा है 2.1 से, तो इस केस में जो हमारा AB है वो एक आयोनिक बॉन्ड शो करेगा। और अगर डेल्टा EN लेस देन 2.1 है तो AB जो है वो कोवेलेंट बॉन्ड शो करेगा। तो ये भी पूछ लेता है, इजी होता है आपको आयोनिक कैरेक्टर निकालने के लिए इस फॉर्मूले से, तो आप इसको नोट कर दीजिए। फिर दूसरा हम देखते हैं कि क्या है। फिर हमारी अगला एप्लीकेशन आता है बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड एनर्जी के बारे में। तो हमारा सबसे पहले बॉन्ड एनर्जी जो है वो डेल्टा EN के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इसका मतलब कि डेल्टा EN अगर बढ़ेगा तो परसेंटेज आयोनिक कैरेक्टर भी इंक्रीज होगी और बॉन्ड एनर्जी भी इंक्रीज होगी। और अगर बॉन्ड लेंथ निकालने के लिए बोले तो हम उसके लिए यूज करते हैं शूमेकर एंड स्टीवेंसन इक्वेशन। तो थियोरेटिकली क्या होता है हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल के लिए, जैसे कि कोई भी 2 हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल है, एक ये है और एक ये है, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो डायमीटर होगा, तो वो इज इक्वल्स टू RA प्लस RB, मतलब इसका रेडियस प्लस इसका रेडियस, विच इज नॉट इक्वल्स टू, ये दोनों बराबर नहीं होंगे क्योंकि ये हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल है, तो वो DAB/2 कर देंगे। इधर तक आपको नोट कीजिए। फिर मैं इसका फॉर्मूला भी होता है स्टीवेंसन और शूमेकर इक्वेशन क्या होता है वो लिख के बता देती हूँ। हमारा स्टीवेंसन एंड शूमेकर फॉर्मूला, तो
इक्वेशन बोल सकते हैं। ये है DAB जो है वो इक्वल होगा RA प्लस RB माइनस 0.09 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ XA माइनस XB के। और इसके इधर से हम निकाल सकते हैं रिलेशन बॉन्ड लेंथ और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बीच में। तो ये जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है बॉन्ड लेंथ और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के। तो आप ये वाला पॉइंट भी नोट कीजिए। फिर दूसरा हम देखते हैं। फिर हमारा एक और एप्लीकेशन है, वो है नोमेनक्लेचर ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड की नेमिंग कैसे करते हैं हम इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स का। तो जैसे कि लोअर EN है, उसको जैसे मान लो दो एलिमेंट है, क्लोरीन है और ऑक्सीजन है। इन दोनों में से जिसका EN कम होगा, मतलब क्लोरीन और ऑक्सीजन में से किसका कम है, क्लोरीन का कम है, तो उसको हमको पहले लिखना है, देन हायर EN वाले को लिखना है। जैसे कि Cl2O है, तो क्लोरीन का EN एज कंपेयर टू ऑक्सीजन लो होता है, तो डाइक्लोरो ऑक्साइड ऐसे लिखेंगे। ठीक है, तो मतलब हायर EN एलिमेंट को पहले नहीं लिखना है, पहले लोअर EN एलिमेंट को सबसे पहले लिखना है, फिर उसके बाद हायर वाले को लिखना है। तो ये वाला भी एक पॉइंट है, आप नोट कर दीजिए। फिर हम देखते हैं नेचर ऑफ ऑक्साइड्स क्या होता है। नेचर ऑफ ऑक्साइड जो होते हैं दो तरीके के होते हैं, एक तो एसिडिक होते हैं और एक बेसिक नेचर शो करते हैं। तो हम वो भी देख लेते हैं कि कौन एसिडिक नेचर शो करेगा, कौन बेसिक। तो सबसे पहले आप ये वाला जो पॉइंट है ये नोट कर दीजिए, फिर हम उसको भी देखते हैं। इसमें देखते हैं नेचर ऑफ ऑक्साइड जो होता है वो दो तरीके होते हैं, एक तो मेटल ऑक्साइड और एक होता है नॉन मेटल ऑक्साइड। मेटल ऑक्साइड जो है वो जनरली क्या होता है, बेसिक होता है, और नॉन मेटल ऑक्साइड जो होता है वो जनरली एसिडिक होता है। तो बेसिक मतलब टॉप टू बॉटम जो है वो बेसिक नेचर जो है वो इसका इंक्रीज होगा, और एसिडिक नेचर जो है लेफ्ट टू राइट जाने पे EN बढ़ता है, तो इस वजह से एसिडिक नेचर भी बढ़ेगा। तो ये इजी सा एक पॉइंट है, ये आप नोट कर दीजिए। फिर दूसरा इसके बाद क्या है वो देखते हैं हम। फिर एसिडिक और बेसिक नेचर के बाद हमारा आता है एम्फोटेरिक नेचर। तो एम्फोटेरिक ऑक्साइड कौन कौन शो करते हैं, ये एलिमेंट्स है Zn, Pe, Al, Ga, Sn, Cr, V, Sb, As और Pb, Pbo और PbO2। तो इसको भी लर्न करने का एक छोटा सा ट्रिक है कि जनाबे अली गाना सुना करे वो सभी आसमान के प्रभु में ये तीनों आ जाएंगे। ठीक है, लेकिन इनके अलावा, इन एलिमेंट्स के अलावा जो मेटल ऑक्साइड्स होते हैं वो जिनका ऑक्सीडेशन स्टेट +4 होता है, तो वो भी जो है एम्फोटेरिक नेचर शो करते हैं। लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन है VO2 का। इसका ऑक्सीडेशन स्टेट आप निकाल दीजिएगा, वो आएगा +4, लेकिन ये बेसिक नेचर शो करता है। इसके कंपेयर में अगर हम देखें MnO2 जो है वो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है और ये एम्फोटेरिक होता है। बस एक एक्सेप्शन है VO2 का, वो ध्यान में रखना है। तो ये वाला पॉइंट भी मैं नोट कर लेती हूँ, फिर उसको आप देख लीजिएगा। ये है, आप इसको भी नोट कर दीजिए। फिर दूसरा हम देखते हैं कि इसके बाद क्या आता है। फिर इसके बाद आता है न्यूट्रल ऑक्साइड्स क्या होते हैं। तो न्यूट्रल ऑक्साइड 4 होते हैं, CO, NO, NO2 और H2O। ये जो है ये न्यूट्रल ऑक्साइड्स होते हैं और ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होता है। और फिर मेटल ऑक्साइड जिनका ऑक्सीडेशन स्टेट +1, +2, +3 होता है वो बेसिक नेचर शो करते हैं, और जिनका भी +4 होता है वो एम्फोटेरिक नेचर शो करते हैं, और जिसका +5, +6, +7 होता है वो एसिडिक नेचर शो करते हैं। इसमें जो +4 वाले में एक एक्सेप्शन है, वो VO2 है, जो कि मैं बता चुकी हूँ। तो ये वाला भी थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, ये समरी टाइप है, तो आप ये वाला नोट कर दीजिए। फिर हम दूसरा देखते हैं क्या है। फिर हमारा अगली बात आती है नेचर ऑफ हाइड्रोक्साइड्स का। तो हम उसे देख लेते हैं, नेचर ऑफ हाइड्रोक्साइड क्या होता है। तो नेचर ऑफ हाइड्रोक्साइड में, जैसे हाइड्रोक्साइड किसे बोलते हैं, एक एलिमेंट है, कोई भी एक एलिमेंट है, उसके साथ ऑक्सीजन और हाइड्रोजन है, मतलब फॉर एग्जांपल AOH है। अब इसमें जो है XA माइनस XO, मतलब इन दोनों का जो एलिमेंट का माइनस ऑक्सीजन का जो EN डिफरेंस होगा, अगर वो कम है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के EN डिफरेंस से, तो वो एसिडिक नेचर होगा। अगर सपोज उन दोनों का एलिमेंट और ऑक्सीजन का ज्यादा हो गया एज कंपेयर टू XO और XH का, तो वो बेसिक नेचर का होगा। तो इसमें हम क्या कह सकते हैं, जैसे कि डेल्टा EN अगर बढ़ रहा है तो उस केस में पोलैरिटी भी बढ़ेगी,
और वो ज्यादा वीक होगा, वीकर बॉन्ड शो करेगा। और EN ऑफ A अगर कम है तो उस केस में XA माइनस XO जो है वो बढ़ेगा। और तो बेसिक नेचर ऑफ मतलब हाइड्रोक्साइड जो है AOH वो बढ़ेगी। तो आज के पार्ट तक हमने ये नेचर ऑफ हाइड्रोक्साइड्स तक देख लिया है। फिर हम दूसरे पार्ट में देखेंगे अगला क्या है। तो तब तक के लिए आप इधर तक का पूरा रिवाइज करके रखिएगा। पता है बहुत ज़्यादा हो गया है, लेकिन अगर आप छोटा सा ट्रिक है पढ़ने का जो आपको इजी होगा रिमेम्बर करने में, रिवाइज करने में। तो जैसे कि आप फर्स्ट डे से जो भी पढ़ाया है, जो भी मैंने बताया है, उसको डेली थोड़ा थोड़ा करके, नॉट लाइक रट्टा मारने की जैसे, बस आंखों के सामने से पढ़ते रहिए एंड इसको कंटिन्यू करिए फॉर 15 डेज। आप देखिएगा 15 डेज तक आपको पूरा याद हो चुका होगा, मतलब आपको रट्टा भी नहीं मारना पड़ा, डेली रिवाइज होता गया और आपको याद हो गया। तो ऐसा करिए अभी। तो ऐसा अगर आप करेंगे तो आप कभी नहीं भूलेंगे। तो ये थोड़ा सा है, अगर आपको अच्छा लगे तो ये फॉलो कीजिए, वरना आपके पास अगर कोई दूसरा बेस्ट मेथड है तो आप उसको फॉलो